नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कल यानी सोमवार रात को खबर आई कि पेट्रोल डीजल 2 रुपए लीटर तक सस्ता हो सकता है, मगर 1 घंटे के भीतर ही यह फैसला वापस भी ले लिया गया। आम आदमी इंतजार कर रहा है कि तेल सस्ता हो तो महंगाई से कुछ राहत मिले। क्रूड भी $140 तक पहुंचने के बाद फिलहाल अब $94 के आसपास बना हुआ है। कंपनियां रूस से जमकर सस्ता क्रूड इंपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है। आज हम इनकी वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। यह भी जानेंगे कि महंगाई को काबू में करने के लिए तेल की कीमतों को कम करना कितना फायदेमंद होगा। इस पर करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। सोमवार रात को खबर आई कि पेट्रोल डीजल 2 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है, मगर 1 घंटे के अंदर ही इसे वापस भी ले लिया गया। इस तरह तेल सस्ता होने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल भारतीय तेल कंपनियों ने पिछले 5 महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। 22 मई को सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने के फैसले के बाद तेल की कीमतें घटी थी। इसके बाद इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भाग रही थी, भारत में तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई, लेकिन यही कीमतें अब $90 के करीब आ गई हैं, तो कंपनियों ने कीमतों में कटौती क्यों नहीं की? इस साल जियोपॉलिटिकल कारणों में खासकर रूस यूक्रेन जंग के चलते क्रूड की बढ़ी हुई कीमतों ने खूब रुलाया। मार्च में इसकी कीमतें $139 प्रति बैरल को पार कर गई। इसके बाद ग्लोबल मंदी की आशंका से क्रूड की कीमतें काफी गिरी। फिलहाल भाव $94 प्रति बैरल के आसपास बने हुए हैं। यही नहीं, तेल कंपनियां रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रही हैं, लेकिन कंज्यूमर को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। दरअसल सितंबर में ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने साफ कर दिया था कि ग्लोबल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बावजूद भारतीय तेल कंपनियां घाटे में हैं। उन्हें इससे उबरने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इस बयान से साफ हो गया था कि भारतीय तेल वितरण कंपनियां कीमतों में जल्द कोई कटौती नहीं करने वाली हैं। अगस्त में ही इंडियन ऑयल ने कहा था कि अप्रैल से जून की तिमाही के दौरान ऑयल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 14 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हुआ। ऐसे में लगता है तेल कंपनियां घाटे की भरपाई करने में जुटी हुई हैं। दरअसल बेलगाम महंगाई में पेट्रोल डीजल की बड़ी भूमिका होती है, और जब आरबीआई और सरकार मिलकर महंगाई से दो हाथ करने में लगे हुए हों, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। जाहिर है, तेल की कीमतें घटने से माल ढुलाई में कमी आएगी, इससे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होना समझ से परे लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की चर्चा के लिए। सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों के साथ करा दें। हमारे साथ हैं आर.एस. पांडे सर, जो कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव हैं। पांडे सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। हमारे साथ हैं देवाशीष मिश्रा, इकोनॉमिस्ट हैं डेलॉयट इंडिया में। देवाशीष, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अजय बंसल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं AIPDA यानी कि ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। बंसल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैं पांडे सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये बड़ा बुनियादी सवाल है, और जैसा कि हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस स्थिर रखे हुए हैं, जबकि प्राइसेस एक बार $140 के पार जाने के बाद अब 94 के आसपास आ गए हैं। सोमवार की रात को एक उम्मीद बंधी थी कि कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन कंपनीज ने वो फैसला तुरंत वापस भी ले लिया। चल क्या रहा है सर? क्रूड महंगा, लेकिन क्रूड सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं। क्या चल रहा है इस वक्त सर? देखिए, ये किसने कहा कि 2 रुपये कम कर दिए जाएंगे और फिर वापस ले लिया? ये तो आदेश जारी करने वाले और आदेश वापस लेने वाले ही बताएंगे। लेकिन अभी पॉलिसी क्या है? अभी पॉलिसी ये है कि कंपनियां दाम बढ़ाती घटाती और घटाएंगी, लेकिन सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 महीने से अधिक हो गए। सर, आपके ऑडियो में कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक बार इसको थोड़ा सा ठीक करा दें। मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं फटाफट से रिएक्शन के लिए इस वक्त देवाशीष के पास चलना चाहूंगा। देवाशीष सर,
आपकी नजर में कैसे विश्लेषण करेंगे आप वस्तु स्थिति का इस वक्त कि क्रूड प्राइसेस तो कूल ऑफ हुए हैं, लेकिन उसके मुकाबले पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं। जो मैं समझ पाया, जो त्वरित टिप्पणी पांडे सर ने की है वो यही कि कंपनियां अभी अपना घाटा रिकवर कर रही हैं। एक वो एलिमेंट था जो पांडे सर ने जो चालू किया था कि आपने जैसे बताया, आपकी रिपोर्ट में क्रूड $139 तक चला गया था। उस टाइम पे भी बहुत दिन तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस चेंज नहीं किए गए थे, और उस टाइम पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका अंडर रिकवरी हो रहा था। तो अंडर रिकवरी तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड जो अंडर रिकवरी है, अभी मई से लेके अब मई में जब एक्साइज ड्यूटी कम हुआ तो तब कच्चे तेल का दाम $108-109 चल रहा था। अभी वो $92-93 हो गया इंडियन बास्केट। बट और एक आपको देखना पड़ेगा कि जो कंज्यूमर जो प्राइस देता है उसमें 2-3 और एलिमेंट भी है। एक तो एक्यूमुलेटेड अंडर रिकवरी जो है उसको काफी हद तक उसको रिकवर करना पड़ेगा। सेकेंड एस्पेक्ट है, उसमें ये सभी चीज डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है। आपने देखा होगा कि जो रुपया है, बाकी भी दुनिया के सारी करेंसी हैं, वो डॉलर के मुकाबले बहुत वीक हो गए हैं। डॉलर इंडेक्स जो है एकदम हाई पे था जी। तो जो ये $75 से अभी $82 तक चला गया है डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है। और एक थर्ड एलिमेंट होता है जो रिफाइनरी का क्रैक स्प्रेड बोलते हैं, वो भी अनयूजुअली वेरी हाई लेवल पे है, अभी भी काफी कूल डाउन हो गया है। ये 3 एलिमेंट है। और एक फोर्थ चीज है कि अभी भी तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जारी है, और कभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये कब फ्लेयर अप वापिस हो जाए और वापिस क्रूड $120-130 भी हो जाए। और एक एलिमेंट है कि जो ओपेक है वो अमेरिका का बात नहीं मान के $2 मिलियन बैरल अपना प्रोडक्शन कम करने का ऐलान कर दिया। तो वो लोग भी प्रोडक्शन कट करके ऑयल प्राइस को एक लेवल पे रखना चाहते हैं। तो आप अगर उसको प्राइस को कम कर देंगे तो फिर वापस जब बढ़ेगा तो फिर वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से फ्यूचर का सोच के, और अभी भी वो सर्टेनिटी नहीं आया है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड जारी रहेगा, क्योंकि ये $90 में आके रुक गया है और कभी भी यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। ऑलराइट, इसलिए शायद उसको नहीं किया गया है। बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि डॉलर की मजबूती और दूसरा जो अनसर्टेनिटीज हैं वो भी एक रोल महत्वपूर्ण अदा कर रही हैं, और कंपनियों की जो अंडर रिकवरी है वो तो एक बड़ा रीजन है ही। मैं पांडे सर के पास आऊंगा। पांडे सर, आप बता रहे थे कि सरकार की नीति इस वक्त ये है कि कंपनीज को परमिशन दी जाए कि वो अपना घाटा पाट सकें। पॉलिसी तो है, लेकिन क्यों क्रूड के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, रोज रोज हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन 5 महीने से ज्यादा हो गए दाम स्थिर है। पिछला 1 साल का इतिहास आप देखें तो नवंबर 21 में दाम घटे थे, एक्साइज ड्यूटी कम किया गया था, ₹5 पेट्रोल पर, ₹10 डीजल पर, और उसके कारण दाम, उसके बाद चुनाव आ गए। तो चुनाव के दौरान, चुनाव बंद होने के बाद 15 दिन के अंदर ₹1 8 आना 80 पैसा करके ₹10 पेट्रोल कंपनियों ने दाम बढ़ाया। उसके बाद फिर जब 100 के ऊपर दाम चढ़ने लगे, क्रूड ज्यादा थे, ड्यूटीज में वही लेवल रह गया, तो फिर सरकार ने ₹8 और ₹6 ड्यूटीज में कमी की पेट्रोल और डीजल में, और उसके बाद जो दाम है वो स्थिर रखे हुए हैं। अब 3 चीजें हैं, एक तो क्रूड का दाम, दूसरे आपके टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स, और तीसरे सरकार की क्या पॉलिसी है। तो अगर सरकार की यही पॉलिसी है कि इसको बंद रखें, महंगाई को एक लेवल पे करना है, ये सही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कंट्रीब्यूशन के वजह से महंगाई पर असर पड़ता है। महंगाई का लेवल अब काफ़ी है। तो इन तीनों को मिला के एक पॉलिसी बनानी होगी और कंपनियों को उस पॉलिसी के अंदर बढ़ाने और घटाने को कहा जाएगा। ये पहली बार नहीं हुआ है कि दाम इतने चढ़े। एक बार तो $147 पर बैरल हो गया था, उन दिनों में पेट्रोलियम सेक्रेटरी है, 2008 की बात है। जी हाँ सर। लेकिन वो 5 महीने ही चला। 11, 12, 13, 14 का पूरे साल का यदि आप एवरेज देखें तो अभी से कहीं ज्यादा थे क्रूड के दाम। 11-12 में एवरेज $112 थे, उसके दूसरे साल $108 थे, उसके तीसरे साल $105 थे,
इस साल का देखें तो पिछले 10 महीने से यूक्रेन वार के टाइम से क्रूड के दाम चढ़ गए हैं। अभी भी आप एवरेज देखें इस फाइनेंशियल ईयर का 22-23 का तो 101 के आसपास है। तो उस समय दाम क्यों नहीं इतने चढ़े? पेट्रोल के दाम कभी 70-72 से ऊपर नहीं गए, डीजल के दाम कभी 61-60-61 से ऊपर नहीं गए, बिल्कुल आज फिर 100 के आसपास है। एग्जैक्टली सर आप यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार के पास, पांडे सर आप कह रहे हैं कि सरकार के पास और कंपनीज के पास अभी स्कोप है घटाने का, लेकिन नहीं घटाया जा रहा है। यदि टैक्स घटाएंगे तभी घटेगा। पहले कैसे घटा था, पहले कैसे कम था? उन दिनों टैक्स के लेवल बहुत कम थे। पिछले 8 साल में एक्साइज ड्यूटी पहले सरकार को आमदनी होती थी 1 लाख करोड़ से थोड़ा कम, 99,000 करोड़। पिछले साल 21-22 में भारत सरकार की आमदनी 3,63,000 करोड़ है। ये देखिए करीब करीब 3.5 गुना से ज्यादा। राज्य सरकारों की आमदनी जो सेल्स टैक्स है, अभी ये वो इंटीग्रेटेड टैक्स में तो है नहीं, सेल्स टैक्स हर सरकार का अलग अलग है, हर राज्य सरकार का। उन दिनों 1,37,000 करोड़ 14-15 में आमदनी थी सभी राज्यों की मिला के, अभी वो करीब करीब दुगुने हैं। तो ये टैक्सेज में जब क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं तो आपको टैक्स में कमी करनी पड़ेगी, नहीं तो कंज्यूमर पर भार पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वही हो रहा है। उतनी कमी और सिर्फ कंज्यूमर पर भार नहीं पड़ रहा है, ओवरऑल जो इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है वो तो वापस सरकार को ही परेशान कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर कोई भी विंडो बचती है तो उस पर अमल जरूर करना चाहिए सरकार को। लेकिन जैसा देवाशीष बता रहे हैं कि चुनौतियां सरकार के फ्रंट पर भी हैं। अजय बंसल साहब हमारे साथ हैं। बंसल साहब, आपका इस पर टेक क्या है? क्या स्कोप है कंपनीज के पास? पॉलिसी में अगर थोड़ा लचीलापन दिखाएं तो एक आम कंज्यूमर को कुछ राहत तो जरूर मिल सकती है। सर 5 महीने हो गए स्थिर हैं अब तक। देखिए, जहाँ तक कि आपको अभी सब बड़े अच्छे से समझाया इकोनॉमिक्स ने भी और हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी बोल सकते कि ये एक क्रूड बास्केट के तहत आपका जो है दाम तय करता है। और नो डाउट अभी तो खैर क्रूड भी हमारा कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉलर का दाम बहुत बढ़ा हुआ है। तो हमारा क्रूड बास्केट का जो रेट आ रहा है उसके हिसाब से अभी वो शायद कंपनियों को पिछला जो घाटा एकदम है उसको शायद कवर करने के लिए एक स्कोप दिया जा रहा है। बट ये जो सारा प्राइस का गेम है, ये सारा का सारा जीएसटी के जब तक दायरे में नहीं लाया जाएगा तब तक नहीं हो पाएगा। जहाँ तक हमारा विचार है, जो आप पब्लिक पिस रही है, सबसे ज़्यादा अगर जो पिस रहा है तो हम डीलर पिस रहे हैं। 10 लाख परिवार हमारे पिछले 5.5 साल से 1 पैसे की बढ़ोतरी हमारे डीलर कमीशन में नहीं हुई है। ये कहते हुए कि साहब आपका दाम जो है वो बढ़ा हुआ है पेट्रोल का और डीजल का, इसलिए आपका अभी फ़िलहाल दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और दूसरा कुछ और 1-2 रीज़न दिए जाते हैं। जबकि आपको जब भी दाम बढ़ता है पेट्रोल डीजल का तो ये शायद आप लोगों के भी मन में एक शंका आती होगी कि डीलर को है उसको उसका भी दाम बढ़ गया होगा, उसकी भी कमाई बढ़ गई होगी। हाँ, मेरे बिजली के खर्चे बढ़ रहे हैं, जनरल परसेप्शन तो यही है बंसल साहब। हाँ, लेकिन आपको मैं आज आपको हैरान रहेंगे। हाँ। जो मैं 2017 में जो कमीशन ले रहा था, जितना मेरे को फिक्स मिलता है, इसका कमाल की बात है कि जो दाम है वो तय करने वाली तेल कंपनियां, और दाम जो है वो बेचने का दाम और खरीदने का दाम दोनों वो तय करती हैं, और उसका बीच का मार्जिन मेरा कमीशन होता है। और कमाल की बात है वो 2017 से वही 2 रुपये 18 पैसे डीजल पे और 3 रुपये करीबन 27-28 पैसे पेट्रोल पर हम लिए जा रहे हैं। हमारा जब दाम बढ़ा तो नुकसान बढ़ा। नुकसान कैसे बढ़ा? जैसे दाम बढ़ा तो हमारे जो पेट्रोल जो उड़ जाता है, आप देखते हैं पेट्रोल उड़ता है, जो उसकी कॉस्ट 1000 लीटर उड़ने की जो थी, लेट से 97,000 आती थी 1000 लीटर पे, वो बढ़कर 1,12,000 होगी कि वो 112 रुपये लीटर हो गया। ऐसे ही मेरा जो घाटा बढ़ा, वो घाटा मेरा कहीं रिकवर नहीं हो रहा है पिछले 5 साल से। हम लोग, क्योंकि हमें अब ये दुहाई दी जाती है कि दाम बढ़ा हुआ है, अभी बात मत कीजिए, दाम बढ़ा हुआ है, तो हमारे 10 लाख परिवार आज भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि दाम कम हो, हमें हक मिले। और आज जितनी हमें परेशानियां आ रही हैं पेट्रोल पंप, आप जानते नहीं, इस वक्त ट्रेड की हमारी बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। जो छोटे डीलर्स हैं जिनकी कम सेल है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये आप लोगों को, जैसे आपको भी अचंभा हुआ कि हम पिछले 5 साल से सेम कमीशन पर ही काम कर रहे हैं, चाहे उसके दौरान हमारा कुछ भी बढ़ा, दाम बढ़ने से हमें हमेशा नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। आप सोचिए कि एब्सोल्युटली। और जो जिन लाखों डीलर्स की
का ये जो दर्द आपने रखा है ये बिल्कुल जायज है। और इसीलिए देखिए आम कंज्यूमर, डीलर्स, देखिए कंपनीज को भी नुकसान हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है, वो इसीलिए अपने घाटे की भरपाई करिए, लेकिन एक लिमिट होती है। अगर सरकार के पास थोड़ा भी स्कोप है तो वो अगर इसको पास ऑन करने दे तो एक सब जगह एक अच्छा पॉजिटिव संदेश जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फटाफट हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। और थोड़ा सा जो बास्केट तय होता है, जो प्राइसेस तय होते हैं, वो एग्जैक्टली कैसे तय होते हैं, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि रशिया से हम अपेक्षाकृत काफी सस्ता तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो वहां पर एक राहत है वो कहां जा रही है, ये भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग होगा हमारे मेहमानों का इस पे रिएक्शन लेना। तो सस्ता क्रूड है लेकिन तेल महंगा है, तो क्या खेल है ये, इसे समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। पांडे सर, जैसा कि देबाश्री सर ने भी बोला कि सिर्फ आपका सिर्फ अंडर रिकवरी की बात नहीं है, गवर्नमेंट के पास दूसरे भी प्रेशर हैं। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, कुछ कह नहीं सकते, आज आपने कुछ फैसला लिया, पता चला कि वापस जो है शूट अप हो गए प्राइसेस, वहां उस चुनौती से भी पार पाना होगा। दूसरा, जो डॉलर मजबूत हुआ है उसने भी सरकार के हाथ बांध दिए हैं, सरकार को अपना जो खजाना है उसको भी तो मैनेज करना है, तो संभवतः इसलिए सरकार अभी स्थिर रखे हुए है, ज्यादा इस पे हाथ डाल नहीं रही है। अप्रोच सही है सरकार की, आपको लगता है कि और स्कोप है सर? महंगाई का लेवल हम लोगों ने बात की थी काफ़ी ऊपर है जी। कंज्यूमर भी समझते हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, डीलर भी कह रहे हैं कि हमारा थोड़ा बढ़ना चाहिए, और बात भी सही है। कंपनी का क्या हाल है? कंपनियों का इस साल के पहले क्वार्टर में आप तीन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन तीनों का कंबाइंड घाटा, ये रसिया के आयात को लेके उससे जो फायदा हुआ उसका भी हिसाब करके, और जो रिफाइनिंग मार्जिन भी अच्छी थी उसका भी हिसाब करके 18,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। दूसरे क्वार्टर में भी आईओसी ने घाटा दिखाया है, बाकियों का रिजल्ट मैं देख नहीं पाया हूँ। और इसमें एलपीजी जो सस्ते दाम पर कंपनियां दे रही थीं, वो 22,000 करोड़ सरकार ने इन तीनों कंपनियों की भरपाई की, जिसमें आईओसी को 10,000 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा मिला, बाकियों को भी मिला होगा। तो तब भी ये घाटे में चल रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो क्या कारण है? क्रूड पे तो आपका कुछ अधिकार है नहीं, डॉलर भी का भी जो भाव है उस पर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना है? टैक्स कम करने होंगे। पहले जब दाम इतने चढ़े हुए थे, मैंने पहले कहा 3 साल में 11, 12, 12, 13, 14 में, तो टैक्सेस के बोझ बड़े कम थे। अगर वो नहीं करेंगे, सरकार भी अपनी कमाई कम नहीं करेगी और क्रूड के दाम कम नहीं हो रहे हैं। बट सर, तो सरकार कहती है कि हमने तो एक्साइज घटाया, लेकिन राज्य वैट नहीं घटाते हैं, हम क्या करें? देखिए, टोटल एक व्यू पर आप लें, मैंने कहा ना कि 14-15 में भारत सरकार की आमदनी 1 लाख करोड़ के आसपास थी, 99,000 करोड़ कुछ। राज्य सरकारों की सब मिला के आमदनी 1,37,000 करोड़ थी, और 2021-22 में जिसके आंकड़े अभी आ गए हैं, भारत सरकार की आमदनी 3,63,000 करोड़, ये सब उनके पीपीएसी के वेबसाइट पे है। और राज्य सरकारों की कंबाइंड आमदनी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो सबकी बड़ी है, केंद्र सरकार की काफी बड़ी है, राज्य सरकारों की भी बड़ी है। ये आपने महत्वपूर्ण डेटा रखा सर। नहीं घटाएंगे, जी, क्रूड भी बड़ा रहेगा, दाम कम कैसे होगा? बिल्कुल सर, महंगाई कम कैसे होगी? आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा था इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। ये जो रशिया से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं सर, अभी हमारे पास कोई डेटा है नहीं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। रशिया से जो सस्ता आ रहा है उससे बास्केट हमारा कितना कम हुआ है, कैसे एवरेजिंग करते हैं? कोई आप आकलन लगा पा रहे हैं कि कितना हमको थोड़ा राहत मिल रही है वहां से? देखिए, अभी जो फॉर्मूला है वो तो है कि दुबई, ओमान का जो प्राइस है और ब्रेंट का प्राइस है वो 80-20 के हिसाब में करके उसका एवरेज निकालते हैं। लेकिन रसिया से इस साल काफ़ी हमने खरीदा है और रसिया से हमने रिबेट भी मिला है।
लेकिन कितना खरीदा है, कितना रिबेट मिला है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कितना गया है, इंश्योरेंस कॉस्ट में कितना गया है, ये अभी कंपनियां अपने पास रखी हुई हैं, ये पब्लिक डोमेन में है नहीं। तो इससे फायदा जरूर हुआ है, लेकिन सब फायदा होने के बाद भी जो फॉर्मूला है, जो दाम एक साल से जिस तरह से स्थिर रखे गए हैं, थोड़ी एक्साइज ड्यूटी काटने के बाद भी, इस सब बाद में भी कंपनियों का घाटा काफी है। तो सब मिला जुला के एक विचार करना होगा, एक पॉलिसी कि हमें इतना से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो करेंगे क्या? हम टैक्स ही काट सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं काट सकते। बिल्कुल। और टैक्स कौन काटेगा? राज्य सरकारों से बात हो, जीएसटी के दायरे में लावें। अभी 31% टैक्स का शेयर है पेट्रोल में, 21-22% डीजल में टैक्स का शेयर है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों शामिल हैं। केंद्र सरकार थोड़ा ज्यादा है, राज्य सरकार उससे थोड़ा कम है। राज्यों के बीच कोई राज्य ज्यादा है, कोई राज्य कम है। तो इस सब पर एक विचार करना। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत जरूरी है कि सब एक टेबल पर आकर मिल बैठे और फिर राहत देने पर विचार करें, टैक्स कैसे कम किए जा सकते हैं। देवाशीष सर, क्या ये उचित रहेगा? आपकी नजर में बेस्ट पॉलिसी इस वक्त क्या है? सरकार अपनी कमाई करके महंगाई काबू में करे, पास ऑन करे कंज्यूमर को, और जो थोड़ा महंगाई के मोर्चे पर जो आरबीआई भी परेशान है, सरकार भी परेशान है, क्योंकि डीजल एक ऐसी कमोडिटी है सर, अगर आपने प्राइसेस घटा दिए तो उसका पूरा का पूरा आपको असर दिखेगा पूरे इकोसिस्टम में। या फिर अभी ये जो पॉलिसी है कि साहब कंपनियों की बहुत घाटा हो रखा है, उनको अपने घाटे की भरपाई करने दो, ज्यादा बेहतर तरीका क्या होगा? नहीं, देखिए ये डबल एजेड सोर्ड है, इतना आसान भी नहीं है कि आप टैक्स कम कर दीजिए। क्योंकि आज देखिए, आज दुनिया में सब जगह पे एडवांस इकोनॉमीज जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, सब जगह महंगाई का दर 9-10% चल रहा है। और भारत में अभी जस्ट 7% है। 7% क्यों है? क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। आज अगर आप ये जो बोल रहे हैं साहब कि 3.5 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट हो रहा है, वो नहीं होता तो अभी ये फिस्कल डेफिसिट, अगर पूरा फिस्कल डेफिसिट में जाता हो तब तो एनीवे वो मैक्रो इंस्टेबिलिटी होके महंगाई और भी बढ़ जाता। तो एक इकोनॉमिस्ट का व्यू है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों लेके सरकार और आरबीआई चल रहे हैं। उनको ये नहीं कि उनको भी नहीं पता है कि अगर हम ये रेट कम कर देंगे तो रिटेल प्राइस कम होने से खाली महंगाई कम हो जाएगा, वैसा नहीं है। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है तो भी महंगाई बढ़ जाता है, क्योंकि आप ज्यादा नोट प्रिंट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये जब बात कर रहे हैं, जब भारत में जब कम एक्साइज ड्यूटी था, तब अगर भारत का उस टाइम पे भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, तो भी एडवांस कंट्रीज में 2%, 1% इन्फ्लेशन था। आज ये इन्फ्लेशन जो पूरा महंगाई जो पूरा दुनिया भर में छाया हुआ है, तब भी भारत का इन्फ्लेशन उससे कहीं कम है। बिल्कुल, यानी कि ये पूरी जो कहानी है, ये सिर्फ कहने को ही जो है तेल फिसलन वाला नहीं होता। ये तेल की इस पूरी कहानी ने सरकार के कदमों को भी बड़ा ऐसा बना दिया जैसे कोई फिसलन भरी चढ़ाई चढ़ रहे हों। इधर फिसले तो दिक्कत, उधर फिसले तो दिक्कत, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। कैच 22 सिचुएशन जिसे बोलते हैं। बंसल साहब, आप कुछ उम्मीद देख रहे हैं या अभी आप भी यही सोच रहे हैं कि सब कुछ भगवान भरोसे ही रहेगा? नहीं, हम बहुत अच्छे से उम्मीद देख रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। हर एक प्लेटफॉर्म से एक चीज़ जरूर उठा रहे हैं कि इस देश में वन नेशन वन रेट के तहत इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इमीडिएटली जीएसटी में लाया जाना चाहिए। हाईएस्ट स्लैब 28% का है, नया कोई भी स्लैब निकाल दें और इसको जीएसटी में वन नेशन वन रेट के तहत, ये इन्फ्लेशन पे मैं हमारे इकोनॉमिक्स जो कह रहे हैं मैं उससे कोई विवाद नहीं करता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप आम आदमी के लिए रोटी, चावल, दाल, सब चीज़ें महंगी है और इसका डायरेक्ट डीजल और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे फ़र्क डलता है, क्योंकि डीजल एक महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। अब तो सीएनजी भी बहुत महंगी हो गई है। तो मेरी अपनी तरफ से जहाँ भी हम लोग अपने जिस भी प्रकार के प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का एक डिमांड हुआ, बल्कि हमने तो आंदोलन तक किया है इस बात पे कि सब हमें वन नेशन वन रेट के तहत जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रेट करना चाहिए पेट्रोल डीजल का, पहली। ठीक है। दूसरा ये कि इसको जीएसटी में लाया जाए, चाहे वो लाया जाए हाईएस्ट उसमें।
तीसरा एक है कि हमारे डीलर्स की 5% की कमीशन उसमें लाई जाए, ताकि हम परसेंटेज बेसिस पे 5% की कमीशन पे काम कर सके। तो ये प्लेटफॉर्म पे उतारते ठीक है सर। तो और यानी ये कि बात सरकार तो के लिए, हर तेल मंत्रालय ने कंपनियों के मानी है। लिए, एक आम आदमी के लिए और चाहे डीलर्स के लिए, देखिए अभी सिचुएशन बड़ी ही फिसलन भरी है, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं। अब इसमें सरकार को जल्द से जल्द ऐसे फैसले लेने होंगे कि एक आम कंज्यूमर को भी राहत मिले, महंगाई का बोझ उस पर कम हो। बहुत सह लिया आम आदमी ने महंगाई का बोझ, पूरे के पूरे त्योहार भी ऐसे ही चले गए। हालांकि डिमांड अलग लेवल की थी, वो एक अलग कहानी है, बट हम चाहते हैं कि एक आम कंज्यूमर को राहत मिले, इकोनॉमी पर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम हो, लेकिन उसके लिए कुछ अभूतपूर्व आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा सरकार को। आई एम श्योर आज की चर्चा में सरकार को भी काफी अच्छे इनपुट्स मिले होंगे, तो जरूर स्कोप अगर मिलता है तो एक राहत भरी खबर जो है जल्द ही हमें देखने को मिलनी चाहिए। ऐसी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों महानुभावों का, आपने वक्त निकाला। बंसल साहब थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। देवाशीष मिश्रा थैंक यू सो मच सर। आर एस पांडे सर, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत।